अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय नेम इज़ फ़हद इस्लाम, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो क्वांटम नंबर का नेक्स्ट पार्ट है। हमारे पास सेकंड क्वांटम नंबर है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसको आज हम इस वीडियो में जो है स्टडी करेंगे। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि एक क्वांटम नंबर क्यों सेटिस्फाई नहीं कर सका किसी इलेक्ट्रॉन को एटम में फाइंड करने के लिए। व्हाई वी नीड सेकंड एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसके बारे में यानी कि ओरिजिन के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। इसका ओरिजिन क्या है। तो यहाँ हमने जो है एक एटम कंसीडर किया था जस्ट लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, और हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करे। इलेक्ट्रॉन जब भी एक शेल से ऑर्बिट से एनर्जी लेवल से जंप करता है, ठीक है, आउटवर्ड या इनवर्ड, ठीक है, तो आपके पास जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करे तो एक स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज करता है, स्पेक्ट्रल लाइन। और हमने कहा कि वो एक स्पेक्ट्रल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, शेल्स को इन एन एटम। लेकिन हुआ ये कि आपके पास जब इस स्पेक्ट्रल लाइन को हमने फाइन स्पेक्ट्रोमीटर में रखा ना, तो ये एक लाइन जो है ये फर्दर फाइन लाइंस में स्प्लिट हो गई, ठीक, डिवाइड हो गई। इसको हमने किस में रखा, स्पेक्ट्रोमीटर में, स्पेक्ट्रोमीटर में। तो ये एक फाइन लाइन स्प्लिट हो गई मजीद डिफरेंट फाइन लाइंस में। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन जो है वो इन लाइंस में क्या होगी, स्प्लिट हो गई। अच्छा, ये जो लाइन है ना, इनकी स्पेसिंग बड़ी क्लोज है, ठीक। यहाँ मैंने आपको जो है स्पेस ज्यादा बनाई है, लेकिन इनकी स्पेसिंग, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, थोड़ा है। तो बोहर के पास इन फाइन लाइंस का जो है आंसर मौजूद नहीं था कि व्हाई वन लाइन व्हेन प्लेस्ड इन अ स्पेक्ट्रोमीटर दैट डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये डिफेक्ट्स भी हमने स्टडी किया था बोहर एटॉमिक मॉडल में। तो समरफील्ड ने इस पे काम किया और श्रोडिंगर ने जो है एक इक्वेशन डिराइव करके दी। अगेन हम जानते हैं कि तीन जो पहले क्वांटम नंबर्स हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो उसने इन फाइन लाइंस को नाम दिया स्पेक्ट्रल लाइंस, और ये उसने कहा कि होती हैं ड्यू टू सब शेल्स, यानी कि एक एटम में जो शेल्स मौजूद हैं वो सेटिस्फाई नहीं करते एक इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए, उसकी अप्रोच के लिए हमें मजीद जो है सब शेल जो है एटम में मौजूद होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसने एक अलग से क्वांटम नंबर डिजाइन किया जिसका नाम है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, इन सब शेल्स को उसने नाम दिया S, P, D एंड F। इसके अलावा और भी हैं सब शेल्स, लेकिन हम यहाँ तक स्टडी करेंगे, ठीक। तो ये इसका ओरिजिन था जिसकी वजह से हमें सेकंड क्वांटम नंबर जो है उसकी जरूरत पेश आई। इसी वजह से डिफरेंट बुक्स में इसका नाम डिफरेंट पुकारा गया सेकंड क्वांटम नंबर का। इसको सब शेल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सब शेल क्वांटम नंबर। ओके, इसी के साथ साथ इसको जो है वो सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। अच्छा, सब्सिडरी का क्या मतलब है। सब्सिडरी का मतलब है सपोर्टिव, सपोर्ट करने वाला। किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सपोर्ट करने वाला। इसी के साथ इसका एक और नाम हमने जो है वो है देखा है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अच्छा, एक नाम जो हम पहले ही स्टडी कर आए हैं इसका वो है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। क्या नाम है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक। अच्छा, हमने बात की कि पहले तीन जो क्वांटम नंबर्स हैं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन सॉल्व की है उसकी तरफ मैं इंशाल्लाह आता हूं।
तो उसके जो आंसर्स हैं वो क्या है, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं और उसकी वेरिएबल के हिसाब से उसके आंसर 2 आ जाते हैं। इसी तरह वेव इक्वेशन जो है श्रोडिंगर की, उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए सर्टेन वैल्यूज हैं। ठीक, तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। और इसी तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर को भी L से लिखते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपके पास आती हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन और अप टू इंफिनिटी। और इन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये डिराइव है, यानी कि उस जो है मेन क्वांटम नंबर से। तो इसका जो फॉर्मूला है वो n-1 है। अब यहाँ पे n क्या है, ये लास्ट वीडियो आप देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यहाँ पे अगर 1 पुट करें फॉर 1 फर्स्ट ऑर्बिट तो आपके पास जो है 1 - 1 L का आंसर क्या आएगा? 0। इसी तरह अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करें 2 - 1 तो आंसर क्या आएगा? 1, यानी कि L की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो इस तरह से इनको जो है वो अखज़ किया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, उसकी वैल्यू यूज करते हुए। अब यहाँ पे आपके पास जो 0 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? S सबशेल को, 1 P सबशेल को, 2 D को और 3 को जो है वो F सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। ये इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं और ये इसकी जो है वो सिग्निफिकेंस है पहचानने का तरीका। अच्छा, इसकी तरफ आते हैं कि जो उसने डेरिवेशन की, तो अगेन वो डेरिवेशन क्या थी? तो यहाँ पे मैंने उस डेरिवेशन का पहला जो है हिस्सा लिखा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लास्ट टाइम भी आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई थी। ये एक और फॉर्म है जिसको उसने सोल्व किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके पास ये है डेरिवेशन ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये आपके पास, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा डेरिवेशन ऑफ एजीमुथल क्वांटम। अच्छा, ये आगे भी चलती है और ये जो है यहाँ तक, ठीक है, जहाँ मेरी फिंगर है यहाँ तक ये जो है वो खत्म। तो इसका जो उसने फाइनल एक्सप्रेशन पुट किया, इसके ऊपर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज अप्लाई किए और इसको डेरिवेट किया। ठीक, तो उसके बाद आपके पास आंसर जो आया वो आपके पास बीटा = L × L + 1। ठीक है, L किसको रिप्रेजेंट करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर की नोटेशन को। अच्छा, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें क्या जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किस काम आता है ये। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स, सब शेल्स, नंबर ऑफ सब शेल्स इन शेल। एक शेल में, एक ऑर्बिट में कितने सब शेल हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट को डील करता है और एजीमुथल सब शेल को। एक शेल में कितने सब शेल हैं? इसके लिए फार्मूला सिंपल जो हम अभी स्टडी किया है n-1, ये हमें बता देता है। आइए जानते हैं टेबल के जरिए से। मैं यहाँ पे जो है n लिखता हूँ, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। यहाँ पे L जो आंसर आएगा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब शेल्स कि एक शेल में कितने सब शेल्स होंगे। ठीक हो गया? अच्छा, फॉर एग्जांपल पहले ऑर्बिट के लिए, पहले शेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ओके, तो l की वैल्यू क्या आ गई? 1 - 1 L = 0 तक। ठीक है, 0 नहीं 0 तक, तो l की वैल्यू होगी 0। अब 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? S सब शेल को, तो यहाँ S लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं साथ में लिखता हूँ 1 का मतलब है कि n की वैल्यू क्या है? 1s। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट n की वैल्यू मैं लिखता हूँ 2, तो l की वैल्यू क्या आएगी? 2 - 1 1 तक आई है, 1 नहीं आई, 1 तक। 1 तक का मतलब है 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है। तो यहाँ पे 2 सब शेल शामिल है, S भी शामिल है और P सब शेल भी शामिल है। तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, S भी शामिल है और P सब शेल, यानी कि 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2s and 2p, 2s and 2p, 2 सब। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3,
तो n की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। अब 2 तक का मतलब है S P D, 3 सब शेल है तो 3 लिख लेते हैं, ठीक। 3S 3P एंड 3D, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद 4 यहाँ पे आएगी 0 1 2 एंड 3। ओके, 4S 4P 4D एंड 4F, ये 4 जो है ये सब शेल्स हो गए। अब यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है, याद रखने के लिए सिंपल आसान बात है कि जितनी n की वैल्यू है ना उतने ही सब शेल होते हैं। यानी कि एक ऑर्बिट में, पहला ऑर्बिट है, आपसे पूछे कि कितने सब शेल होते हैं पहले ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट की n की वैल्यू है 1, उसमें सब शेल होते हैं 1। तीसरे ऑर्बिट की वैल्यू क्या है 3, n 3, उसमें सब शेल होंगे 3, 1 2 3। फोर्थ ऑर्बिट की वैल्यू क्या होगी 4, और उसमें सब शेल कितने होंगे 4। तो जितनी n की वैल्यू उतने ही उसके सब शेल मौजूद। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इन जो सब शेल्स हैं इनकी शेप क्या है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं शेप ऑफ सब शेल। इसमें हमारे पास जो है 4 सब शेल्स हमने अभी स्टडी की हैं, S P D F। अब यहाँ जो S है उसकी शेप होती है स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल। ये देखिए, ये इसकी शेप है S की। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है ओवरऑल, कहीं पे भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। इस तरह आपके पास P सब शेल है, उसकी शेप होती है डम्बल, ये शेप आ गई, ठीक। ये थोड़ा छोटा डंबल हो गया, लेकिन जो दोनों डंबल होते हैं ना उनका जो साइज है वो बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर एक डंबल की बात करें ना तो ये एग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, अंडेनुमा ये आपके पास डंबल शेप है। इसी तरह आपके पास D जो है उसकी होती है डबल डंबल। कौन सी शेप होती है डबल डंबल, या हम इसको यूं कहते हैं कि ये सॉसेज शेप भी है, ठीक। D ये इसकी शेप है, और F की शेप कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि उसको हम ड्रा नहीं कर सकते, कॉम्प्लिकेटेड, 3 डायमेंशनल इसकी शेप मौजूद होती है। अब इसका क्या मतलब है, इसकी हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल होता है, कहीं पे भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे P जो हमने ड्रा की डंबल, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ तो यहाँ प्रेजेंट होगा, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो 0 है, मिनिमम है। अच्छा, ये शेप आई कहाँ से? ये अगेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं उनको जब हमने ग्राफिकली ड्रा किया, कैसे ड्रा किया स्टूडेंट्स, देखें गौर करें कि आपके पास पॉइंट्स आ गए, हमारे पास इक्वेशन के आंसर आते हैं ना 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको हम 2 डायमेंशनल प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम इनको ड्रा करते हैं। तो P के जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह के है, P के पॉइंट्स कुछ इस तरह के हैं। जब हमने इन पॉइंट्स को जो है वो मैच किया, जब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया, तो हमें हमारे पास जो शेप है वो इस तरह डंबल की बन गई। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो यहाँ या तो यहाँ पे होगी, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम है। इसी तरह सॉसेज शेप में यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम है। तो ये थी शेप ऑफ सब शेल। इसके बाद हम बात करते हैं जो है वो नेम्स, जो है थर्ड पॉइंट है हमारा नेम्स, नेम्स ऑफ जो है वो सब शेल्स, नेम ऑफ सब शेल्स, यानी कि सब शेल्स का नेम जो है वो कैसे, S फॉर जो है आपके पास आता है शार्प, S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, diffused, and F for fundamental, fundamental। अच्छा, ये शेप है वो नेम्स कहाँ से आए,
आपके पास पीरियोडिक टेबल में जो अल्कली मेटल्स हैं 1A, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनका जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम लिया गया ना, स्पेक्ट्रल लाइन इनकी ली गई, तो उस हिसाब से इनके नाम रखे गए। ठीक है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू 1A। ठीक है, ओके। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है कि हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताता है कि एक सब शेल में कितने ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम स्टडी करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है वो क्या था, नेम्स, और यहाँ पे फोर्थ हमारा पॉइंट क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। अब इसके लिए एक टेबल है, उसको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैं अगेन लिख लेता हूँ n, l, और यहाँ पे लिख लेता हूँ l, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे सब शेल्स। सब शेल कौन सा है, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो L की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 0 किसके लिए, S के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0। तो आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला है 2 × 2l + 1, ये फार्मूला है। अब L की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पुट कर दें 0, 2, 0, 0, 0 + 1, 1, 1, 2 = 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। एक भी आ सकता है। एक का मतलब है कि आपके पास जो सब शेल है वो हाफ फील्ड है और 2 फुल फील्ड, और ये सब शेल 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, S को। ठीक हो गया, यानी कि S पे कितने आ सकते हैं, 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आएंगे, 1s2, 2s2, S में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, लेकिन एक भी आ सकता है, जिस तरह हाइड्रोजन में है 1s1। इसके बाद आपके पास जो L की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, यहाँ 1 पुट कर दें, 2 1 2, 2 + 1 3, 3 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है P में कितने आ सकते हैं, 6। P में कितने आ सकते हैं, 6, क्योंकि 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, P सब शेल को। इसी तरह 2 यहाँ लिख दें, तो 2 2 4, 4 + 1 5, 5 2 10, यानी कि D में 10 आ सकते हैं। इसी तरह 3 और यहाँ पे 14, और F में कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे अगर मैं N लिख दूं इनके साथ, NS2, NP6, ND 10 और NF 14, इसका मतलब है कि N क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, F सब शेल होगा, और 2 का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल अब कोई आपसे एमसीक्यू के तौर पर पूछे कि आपके पास एमसीक्यू है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम बात करें 3D10 की, इसकी जो है वैल्यूज वगैरह बताएं हमें, n की वैल्यू बताएं, l की वैल्यू बताएं, और बताएं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 क्या है, n = 3। d के लिए l की क्या वैल्यूज होती हैं, यहाँ तक आप देखें 0 1 2, ठीक, 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 10। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं d में, 10। अब यहाँ पे अगर 9 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 9 इलेक्ट्रॉन है, और अगर d5 लिखा है तो हाफ फील्ड जो है सब शेल है d। तो अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे, डिटेल्स उसको समझेंगे। तब तक हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।